मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा पैटर्न रिवीजन की फॉर्म में। तो अपने हर बार करते ही हैं, आपको पता ही है क्या करना है। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 5 हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 हैं। मतलब क्या निकला कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 5 होंगे अलग अलग पैटर्न्स पे, ठीक है। और उसके बाद अपने मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो वो 10 है, मीन्स 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्किंग आपको करनी है, जैसे हमेशा करते हो आप उसी तरीके से करनी है। और आपके जो अपने मार्क्स आप लोगों ने वो मार्क्स आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, आप लोगों ने अपने मार्क्स बताने हैं। जैसे मान लो आपके यहाँ पे अपनी बात करें 3 क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, 1 क्वेश्चन आपका रॉन्ग है और 1 क्वेश्चन आपने नहीं किया। तो 3 क्वेश्चन करेक्ट, 1 रॉन्ग एंड 1 आपने किया ही नहीं, तो करेक्ट के आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो 3 इंटू 2 कितने हो जाए 6 मार्क्स आपके प्लस हो जाएंगे। पॉजिटिव मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 1 आपने रॉन्ग किया है तो एक क्वेश्चन का आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स डिडक्ट होगा वो आधा नंबर डिडक्ट होगा। तो एक क्वेश्चन है इसका मतलब आधा नंबर डिडक्ट हुआ तो -1/2 हो गया ये, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपने किया ही नहीं तो इसके साथ आपको कुछ नहीं करना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब टोटल यहाँ पे ऐड करें 6 एंड -1/2 को अगर अपने यहाँ पे ऐड करें तो आपके यहाँ पे जो मार्क्स बनते हैं वो 5.5 मार्क्स आपके आउट ऑफ 10 बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके मार्क्स बनते हैं वो 5.5 आउट ऑफ 10 बनते हैं। तो ये मार्क्स आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि मेरे आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। क्लियर आप लोगों को कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो आता है आपका स्पॉटिंग एरर्स पे। तो फर्स्ट अपनी बात करें तो वो आपका आता है स्पॉटिंग एरर्स पे। चलो ठीक है, अब चलते हैं इसकी डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं एक बार। तो डायरेक्शंस को यहाँ पे देखें तो इसने बोला आउट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, जो नीचे तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, जो आगे वाली स्लाइड के अंदर। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आपको कौन सा स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो ग्रामेटिकल फॉर्म में क्या हो, इनकरेक्ट और रॉन्ग हो, उसको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करें यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर निकल कर आता है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देखें तो क्या होगा। यहाँ पे A, B एंड C 3 सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं। ABC 3 सेंटेंसेज दिए गए हैं, उनमें से आपको क्या करना है, इनकरेक्ट वन को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप खुद से जल्दी जल्दी सोल्व करो, मैं भी साथ साथ सॉल्यूशन करवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप खुद से सोल्व करो। सॉल्यूशन के लिए आप लाइव प्रीमियर के बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, या फर्स्ट टाइम जो भी पर्सन यहाँ पे लाइव प्रीमियर में जो अटेंड नहीं कर पाया, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है इस वीडियो को, वो भी क्या करना, इसको फर्स्ट टाइम तो आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम इसको देखकर आप क्या करो, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखकर आप इसका एनालिसिस किया करो, अपनी गलतियों का पता लगाया करो, तब आप सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। वहीं से आपका क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको फर्स्ट टाइम आप करोगे तो वहाँ से तो एनालिसिस होगा, और सेकंड टाइम जब आप सॉल्यूशन की फॉर्म में करोगे तो आप में इंप्रूवमेंट आएगा, अपनी गलतियाँ सुधारोगे आप। तो यहाँ पे 3 सेंटेंसेज आपको क्या करना था, इसमें इनकरेक्ट मतलब गलत फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना क्या करना है, गलत है, रॉन्ग है, वो फाइंड आउट करना है। तो शुरू कर दो। स्कैनिंग होती है एरर के अंदर, आपको पता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, दीज एडिशंस, ये जो एडिशन है, जो भाग या संस्करण है, ठीक है, ब्रोट आउट इन ग्रेट हैस्ट, जो क्या किया जिन्होंने, अगर अपने इसको V2 पढ़ें, ब्रोट आउट इन ग्रेट हैस्ट का मतलब क्या होता है आपका, हैस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, हंसते नहीं है ये, हैस्ट हैस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में वो लेकर आए, एडिशन लेकर आया, सामने लेकर आया, या एडिशन लाए गए हैं सामने, तो ये आपका V2 भी हो सकता है और V3। एडिशन लेकर आया तो V2 होगा, एडिशन लाए गए तो V3 हो सकता है। चलो कोई ना, चेक कर लेंगे आगे। यहाँ तक इन ग्रेट हेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफन, और ज़्यादातर एडिटेड बाय सुपरफिशियल स्कॉलर्स, और ज़्यादातर एडिट किए गए किसके द्वारा, सुपरफिशियल। बाय यूज हुआ है ना, इसका मतलब एडिट, एडिशन एडिट नहीं करा, एडिशन को एडिट किया जाता है। मतलब किसी बुक का दूसरा तीसरा संस्करण लाया जाता है, एडिशन लाया जाता है, तो उसको एडिट किया जाता है। बाय सुपरफिशियल स्कॉलर्स का मतलब जो छात्र वगैरह विद्वान वगैरह है, कौन से, सुपरफिशियल का मतलब छिछोरे, अपनी बात करें सतही, जो सतह पे हो आपके, मतलब ऊपर वाली फॉर्म में हो, जो मतलब ज़्यादा डेप्थ में ना हो कोई भी पर्सन, मतलब नॉर्मल वाले, बिल्कुल अपने बोल सकते हैं नो सिखिया बोल सकते हो आप, मतलब ज़्यादा अनाड़ी बोल सकते हो एक टाइप से, जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो मतलब यहाँ पे तो ये V3 है, V2 नहीं है, इसका मतलब ब्रोट आउट भी आपका क्या है, V3 है। एंड का रिफ्लेक्शन अपने यहाँ से देखें तो कहाँ से जाएगा, आपका ब्रोट से पहले जाएगा। तो अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण, ये जो एडिशन है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लाए गए और एडिट किए गए, किसके द्वारा, नॉर्मल वाले जो अनाड़ी हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं, उन स्कॉलर्स के द्वारा, उन छात्रों के द्वारा। डू नॉट कम अप, वो नहीं आते हैं, कम अप टू, किसी पॉइंट तक, अप टू मतलब उस पॉइंट तक, मतलब पहुंच नहीं पाते हैं, टू
द रिक्वायरमेंट्स किसकी तरफ, रिक्वायरमेंट्स की तरफ ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं किसकी, मॉडर्न आधुनिक क्रिटिसिज्म आलोचना की रिक्वायरमेंट्स तक नहीं पहुंच पाते, मतलब उसको फुलफिल नहीं कर पाते। डू नोट का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चलें तो स्कॉलर्स को बाय खा गया, एडिटेड आपका एक्शन है ही, हैस्ट को आपको इन खा गया, ब्रोट आउट ठीक है, अलग है आपका V3। तो दीज एडिशंस है वो इसका सब्जेक्ट है। तो एडिशंस क्या है, प्लूरल है, तो डज नॉट या डू नॉट, तो क्या आएगा, डू नॉट आएगा। इसका मतलब सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या निकला कि जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो एडिशंस हैं, जो कि क्या गए, बहुत ज़्यादा स्पीड में लाए, जल्दबाजी में लाए गए और सुपरफिशियल स्कॉलर्स के द्वारा जो एडिट किए गए, वो जो एडिशन हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं आ पाते। जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म आलोचना वगैरह है उसके रिक्वायरमेंट तक नहीं पहुंच पाते, मतलब उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ए तो अपना करेक्ट है, और फाइंड आउट क्या करना था अपने को, इनकरेक्ट। इसका मतलब ए ऑप्शन अपना गया, क्योंकि ए तो करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट करना था, और आपका डी ऑप्शन भी गया। अब अपने बी और सी ऑप्शन बचे, और नन ऑफ दीज मतलब ऑप्शन में से कुछ भी ना हो तो आपका नन ऑफ दीज आएगा। क्लियर है। चलते हैं बी पे, वॉरफेयर। वॉरफेयर का मतलब क्या निकलता है, वॉरफेयर का मतलब युद्ध वगैरह। वोज सब्जेक्ट, ठीक है, वोज का सब्जेक्ट वॉरफेयर सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। वोज कैरिड ऑन, कैरी ऑन का मतलब चलाए रखना, मतलब शुरू कंटिन्यू फॉर्म में रखना, चालू रखना। वोज कैरिड ऑन चालू रखा गया, विद किसके साथ, विद साथ, मैनी कर्टियस फॉर्मूले, कर्टियस का मतलब शालीन, शिष्टाचार, मैनर्स वाली जो फॉर्मेलिटीज़ है उसके साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड और कंसिडरेबल स्किल वोज शोन, और वोज का सब्जेक्ट क्या, स्किल है, जो कि क्या सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, वोज आएगा, वर्ड नहीं आएगा। और कंसिडर इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण स्किल वोज शोन इन द फोर्टिफिकेशंस, जो स्किल से कुशलता है, कौशल है, वो दिखाया गया इन द फोर्टिफिकेशन, मतलब किलेबंदी के अंदर दिखाया गया। कोई दिक्कत है, मतलब जो युद्ध वगैरह है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखे, मैनर्स के साथ, मैनर्स की फॉर्म में जो फॉर्मेलिटीज़ है उसके साथ उनको चालू रखा गया, और जो स्किल्स वगैरह है, स्किल वगैरह उसको फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी मजबूत बनाने में, ठीक है, डिफेंस की फॉर्म में उसको दिखाया गया। कोई दिक्कत नहीं, मतलब बी भी अपना क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गया, क्योंकि अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, क्लियर है। चलते सी में, ही इज वन ऑफ द, डायरेक्ट टिक मत कर देना सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन को टिक मत कर देना कि सर सी तो बचा हुआ है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है, क्या पता ये भी करेक्ट हो आपका। ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स, ये उन मैनेजर्स में से एक है, हु फेवर्स, जो फेवर करते, डज फेवर इंक्रीजिंग द स्टाफ, स्टाफ की जो इंक्रीजिंग है, जेरेंड हो गया, स्टाफ की जो इंक्रीजिंग बढ़ोतरी को क्या करते हैं, फेवर करता है। तो डज फेवर सर किसके लिए आया, ही के लिए आया, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात पढ़कर देखना, आपको मीनिंग लेना है, मीनिंग लेकर देखो सही जा रहा है क्या। ही इज वन, वो एक है, उन मैनेजर्स में से एक है, कौन से मैनेजर्स में से, जो फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं इंक्रीजिंग द स्टाफ को, उन मैनेजर्स में से एक है। तो वह उन मैनेजर्स में से है, और वह स्टाफ को, आप अलग सेंटेंस बनाकर देख लो, वह उन मैनेजर में से है और वह इंक्रीजिंग स्टाफ को फेवर करता है। तो वह उन मैनेजर्स में से है, उन मैनेजर्स में से है, तो मीनिंग आ रहा है क्या, वह उन मैनेजर्स में से है। तो कौन से मैनेजर, उन मैनेजर, मतलब वो, मतलब स्पेसिफाई, तो स्पेसिफाई कहां से होंगे, ये स्पेसिफाई हु से होंगे, हु यूज हुआ आपका, ही के लिए यूज नहीं हुआ, मैनेजर्स के लिए यूज हुआ, मतलब कि वह उन मैनेजर्स में से, कौन से मैनेजर, जो फेवर करते हैं उन मैनेजर्स में से है। तो ये यूज हुआ है आपका हु किसके लिए, मैनेजर्स के लिए, तो जो कि क्या प्लूरल है, तो फेवर, डज फेवर नहीं आएगा, डू फेवर आएगा, मतलब फेवर आएगा। तो सी ऑप्शन अपना क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन अपना टिक, सी जो सेंटेंस है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन टिक हो गया आपका सी। आपको फाइंड आउट क्या करना था, ध्यान रखना, करेक्ट फाइंड आउट नहीं करना था, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था। क्लियर आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, आपका फेवरेट वन जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, एक ही सेंटेंस को तोड़ा हुआ उस तरीके से आता है। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करें तो इसकी डायरेक्शंस को देखें, तो डायरेक्शंस में बोला इन द गिवन क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन में ए स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स इज गिवन, एक स्टेटमेंट दिया गया है जो अलग अलग सेगमेंट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, नॉट नेसेसरली इन द करेक्ट ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट ऑर्डर में हो, रीअरेंज द सेगमेंट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्टेटमेंट, मतलब उचित स्टेटमेंट बनाने के लिए रीअरेंज करना है, एंड मार्क द करेक्ट सीक्वेंस एज योर आंसर, और जो करेक्ट सीक्वेंस जो आपको मिल जाता है उसको अपने आंसर की फॉर्म में क्या करना है, आपको मार्क करना है।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, तो स्टार्ट करें इसको। तो यहाँ पे अपने जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट ही अपने क्या कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। आप जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो, साथ साथ मैं भी सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आप खुद से जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो। तो शॉर्ट ट्रिक को अपने देख लेते हैं, पार्ट ढूंढ लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। एज जैसे कि या क्योंकि इंडियन वुमेन मतलब जो भारतीय महिला है, स्ट्रगल्ड वी टू स्ट्रगल किया, उसने संघर्ष किया, टू किसी की तरफ स्ट्रगल किया, कुछ करने के लिए स्ट्रगल किया, इस तरीके से होगा। तो इसका पार्ट ए का पार्ट ढूंढ लेते हैं। स्ट्रगल्ड टू एंड पॉलिटिकल डिमांड्स, उसने किसी की तरफ स्ट्रगल किया और पॉलिटिकल डिमांड्स, और पॉलिटिकल डिमांड्स क्या करूं, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। अगर अपने देखें, अगर डायरेक्ट देखते पॉलिटिकल जो डिमांड्स है, मांग है, राजनीतिक मांग है, उसकी तरफ स्ट्रगल किया तो हो सकता है, लेकिन एंड लगा इसका मतलब इससे पहले भी कोई चीज़ आएगी। और टू है आपका, डायरेक्ट बोला स्ट्रगल टू, किसी की तरफ स्ट्रगल किया और एंड लगा दिया, एंड लगाते ही आपने एक नई चीज़ जोड़ दी। तो टू सेटिस्फाई कहाँ से होगा, क्योंकि एंड से तो नई चीज़ जुड़ी है, तो इसका मतलब एक और चीज़ आनी चाहिए जिससे टू सेटिस्फाई हो सकता है नई चीज़ से सेटिस्फाई हो, लेकिन एंड है, इसका मतलब एक और चीज़ भी होनी चाहिए। इसका मतलब ए के बाद में बी नहीं होगा। जिस भी ऑप्शन में ए के बाद बी है वो सारे उड़ा दो। ए ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया एंड ई ऑप्शन गया आपका। समझ में आया? ये तीन ऑप्शन आपके डी सिलेक्ट यहां से हो गए। दो ऑप्शन अपने पास बचे, आगे पढ़ें। एज इंडियन वुमेन स्ट्रगल टू बीकेम, बीकेम का मतलब डिड बिकम होता, डिड बिकम होता है, तो इसका मतलब टू के बाद में डिड बिकम सर्वाइव नहीं करेगा। एज ए टू एज ए प्रीपोजिशन होगा तो वैसे सर्वाइव नहीं करेगा कि डिड है मॉडल वगैरह वो सब्जेक्ट मांगेगा, दीवार के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर टू आपका प्रीपोजिशन नहीं मॉडल की तरह है तो टू के बाद में V1 एक्शन आना चाहिए था, क्योंकि डिड बिकम होगा तो टू के बाद में डिड आते ही दोनों मॉडल की ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसका मतलब ए के बाद में सी बी नहीं होगा। बचे ऑप्शन में ए के बाद में सी नहीं है, चलो छोड़ो। टू बैलेंस नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, क्या करने के लिए, नेशनलिस्ट जो पॉलिटिक्स है उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल किया, मतलब उसको क्या करने के लिए, बैलेंस मतलब संतुलन में लाने के लिए। कौन सी, राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स को। ठीक है, ये जा सकता है, ए के बाद डी जा सकता है। ए के बाद में ई देखना, स्ट्रगल टू इन द फर्स्ट हाफ, स्ट्रगल किया किसी की तरफ इन द फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल किया या फर्स्ट हाफ की तरफ किया, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो टू सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। टू किसके लिए यूज हुआ है, टू मतलब अपना रिफ्लेक्शन नहीं दे पा रहा, तीर छोड़ तो रहा है लेकिन उसको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं ला पा रहा। इसका मतलब ए के बाद में ई भी नहीं होगा, तो ए के बाद में क्या रहेगा, डी रहेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना डी सिलेक्ट, बी ऑप्शन अपना सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ए के बाद में क्या रहेगा, डी रहेगा। आप लोगों के क्लियर है, क्लियर हुआ तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। टिक करो, आगे चलो, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट हो गया, समझ में आया। अब बाई चांस यहाँ पे नन ऑफ दीज हो तो क्या करना है, आपको सेंटेंस को पढ़ लेना है। नन ऑफ दीज होता तो यहाँ नहीं है, आप टिक करो और आगे चलो। चलो देख लेते हैं नन ऑफ दीज होता तो कैसे करते। तो सेंटेंस पढ़ो, EADBC को, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, जो फर्स्ट हाफ है उस फर्स्ट हाफ में एज, जैसे कि इंडियन वुमेन स्ट्रगल्ड, उसने स्ट्रगल किया टू बैलेंस नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, मतलब जो राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स को क्या करने के लिए, बैलेंस संतुलित करने के लिए, विद किसके साथ, देयर सोशल एंड पॉलिटिकल डिमांड्स, अपनी जो सामाजिक और राजनीतिक डिमांड मांग है उसके साथ। जैसे कि उसने किया लाइन्स ऑफ अलाइंसेज, जो लाइन्स ऑफ अलाइंसेज है, लाइन्स ऑफ अलाइंसेज है मतलब अलाइंसेज का मतलब गठबंधन की, बिकेम क्रॉस्ड एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे कि उसने स्ट्रगल किया था, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया था इसलिए आपकी क्या होगी, लाइन्स ऑफ अलाइंसेज क्या हो गई थी, क्रॉस्ड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन गई, मतलब जटिल बन गई थी, मतलब उलझी हुई बन गई थी। इस तरीके से बात की है। ठीक है, फिर चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्पोर्टिंग एरर्स का। अगेन तो देख लेंगे यहाँ पे सेम का सेम पैटर्न है या कुछ चेंजेस है, डायरेक्शन से ही पता लगेगा। डायरेक्शंस को पढ़ते हैं, तो डायरेक्शन को जल्दी पढ़ो। तो डायरेक्शंस में बोल रहा है, आउट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको क्या करना है, जो ग्रामेटिकल फॉर्म में करेक्ट है सेंटेंस, उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर का आपका क्वेश्चन आएगा, तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो ए, बी और सी, यहाँ पे ए, बी एंड सी 3 यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, करेक्ट वन फाइंड आउट करना है। समझ में आया आप लोगों की चीज़, जो जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो। तो स्टार्ट करते ए को। द होल प्रोजेक्ट, जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, वॉज डूम्ड, वो क्या था, डूम्ड था। डूम का मतलब खराब हो जाना, खराब हो गया था। तो किसकी तरफ, फेल्यूर, मतलब डूम होते हुए डूम हो गया, मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, शापित हो गया, खराब हो गया। टू फेल्यूर, किसकी तरफ, फेल्यूर की तरफ, मतलब असफलता की तरफ। राइट डायरेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट से,
मतलब स्टार्टिंग से ही वो क्या हो गया था, खराब हो गया। डूम का मतलब डूबता हुआ, मतलब एक टाइप से डूम का मतलब क्या होगा, डूम एक डूम और होता है, ठीक है, ठीक है, वो डूम ही बनना पड़ेगा अगर बेरोजगार रहे तो, अगर जॉब ना मिली ना फिर तो डूम ही बनना पड़ेगा, ठीक है। तो होल प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट से ही क्या हो गया, फेल्यूर की तरफ डूम्ड हो गया था, मतलब खराब खत्म हो गया था, फेल्यूर की तरफ चला गया था, इस तरीके से। मतलब सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ए तो अपना क्या है, करेक्ट है, ए यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर हुआ आप लोगों को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो पिछले वाला जो स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, उसमें तो आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। और ये सेम की सेम ट्रिक खेलता है एग्जामिनर, कहाँ पे, आपके एग्जाम में। प्री में तो चलो बाई चांस इतना नहीं होता, बहुत कम होता है, ये रेयर चांस है, लेकिन मेंस में ये ट्रिक खेलता है कि एक बार करेक्ट पूछ लेता है और दूसरी बार इनकरेक्ट पूछ लेता है। ये बहुत सारी चीज़ों में पूछता है, आपके एसबीआई वगैरह में पीछे एग्जाम जितने हुए मेंस में, उनमें ये पैटर्न ऐसे पूछा गया कि एक बार करेक्ट पूछ ले और एक बार इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है। अपने बात पे फिल इन द ब्लैंक्स में उन्होंने पूछा था कि आपको ब्लैंक फिलअप करना है, सेंटेंस को फिलअप करना है, तो आपको इस तरीके से फिलअप करना है कि पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाए, या फिर इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से फिलअप करो कि डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाए, इस तरीके से फिलअप करो कि ए ऑप्शन आपका, ए पार्ट है वो इनकरेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो अब की बार करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना, पिछली बार इनकरेक्ट था, अब की बार करेक्ट पूछा है, तो ए अपना करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन तो ओनली बी तो होगा नहीं, और ओनली सी भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शन गए, नन ऑफ दीज भी आपका हो सकता है। आगे बात करें, द फैक्ट, जो फैक्ट है, तथ्य, रियलिटी है, दैट की डेबी इज ऑलवेज लेट, डेबी क्या है, हमेशा लेट होती है, ठीक है। हैज बिकम बन चुका है, ए जोक, एक जोक, एक मजाक बन चुका है, अमंग हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के बीच में एक मजाक बन चुका है, बिल्कुल सही है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में एक मजाक बन चुका है कि वो हमेशा लेट होती है, तो ये एक बात उसके लिए मजाक बन चुकी है, उसकी मजाक उड़ाई जाती है। सर समझ नहीं आया, इज डेबी, तो इज के साथ चला गया, इज इसका सब्जेक्ट बन गया, इज का सब्जेक्ट डेबी बन गया, लेकिन हैज का सब्जेक्ट, तो हैज का सब्जेक्ट क्या मिलेगा, द फैक्ट मिलेगा। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा बात है, किसकी, फैक्ट की। फैक्ट क्या, कि डेबी हमेशा लेट होती है, ये जो फैक्ट है वो एक मजाक बन चुका है। हैज़ फैक्ट सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, डेबी सिंगुलर, इज सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, हैज़ के बाद में V3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमंग फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में बात हो रही है, तो अमंग आपका बिल्कुल सही है, तो बी भी अपना यहाँ पे क्या है, सही है। सी को चेक कर लो, द इंग्लिश किंग, जो इंग्लिश किंग है, मतलब इंग्लिश किंग का मतलब अंग्रेजी का किंग नहीं, मतलब ब्रिटेन का जो किंग आर्थर, आर्थर इज एन, वो क्या है, इज एन समवट शैडो, वो क्या है, एक समवट, कुछ हद तक का आपका क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या है, शैडो फॉर्म में है, मतलब अपने बात रहस्यपूर्ण है, मतलब उसके बाद शैडो की फॉर्म में, छायादार है, मतलब क्या हो गया, छायादार वैसे नहीं है कि छाया देता है, मतलब शैडो ही है, मतलब उसके बारे में कोई बंदा क्लियर फॉर्म में नहीं बता सकता, मतलब थोड़ा रहस्यपूर्ण तरीके का है। तो इज एन समवट, एन एन यूज हुआ, उसके बाद समवट, समवट यूज हुआ, इसका मतलब स की साउंड है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, तो एन नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। इसका मतलब सी में क्या है, एरर है। तो टिक क्या करोगे, सी ऑप्शन को टिक मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने अब की बार इनकरेक्ट नहीं पूछा, पिछली बार इनकरेक्ट पूछा था, अब की बार उसने करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट क्या है, बोथ ए एंड बी आपके करेक्ट है, नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन अपने को मिल चुका है, तो बोथ ए एंड बी आपके करेक्ट है। क्लियर हो आप लोगों के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फिर से अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का देख लेंगे, सेम पैटर्न है या कुछ चेंजेस है। ये फिर से ट्रिक खेल रहा है एग्जामिनर यहाँ पे, मतलब मैंने आपके साथ ये ट्रिक्स खेली है, तो ये ट्रिक्स एग्जामिनर भी आपके साथ खेल सकता है। तो स्टार्ट करें इसकी डायरेक्शंस को। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन्स 5 पार्ट्स, आउट ऑफ विच, 5 पार्ट्स को कंटेन करता है, आउट ऑफ विच, जिनमें से 4 पार्ट्स व्हेन अनजम्बल्ड, 4 पार्ट्स जब अनजम्बल किए जाए, मतलब जम्बल्ड फॉर्म में उनको अनजम्बल किया जाएगा, एंड जॉइन टुगेदर, जॉइन किया जाए, फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, वो फॉर्म करते हैं किसके, मीनिंगफुल सेंटेंस को। यू हैव टू फाइंड द सीक्वेंस, आपको क्या करना है, फाइंड करना है सीक्वेंस को, इन विच द 4 पार्ट्स शुड बी ज्वाइंड इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, जहाँ पे 4 पार्ट्स ज्वाइन होकर क्या बना दे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे। चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर इस डायरेक्शन को अपने यूज करके देखेंगे क्या डिफरेंस है या सेम है, सेम जो अपना सेकंड वाला क्वेश्चन था सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। तो यहाँ पे फिर से आपको ए बी सी डी ई 5 पार्ट्स दिए गए हैं, और ऑप्शन में देखो 4 पार्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे थोड़े क्या है, आप खुद से सोल्व करो जल्दी जल्दी, मैं साथ साथ सोल्व करवा रहा हूँ।
तो एक बार यहाँ से खुद से देखो आप एक बार, तो यहाँ पे जो आपको अरेंज करने हैं 4 पार्ट्स करने हैं और आपको क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिए गए। इसका मतलब क्या निकला, एक पार्ट आपका आउट ऑफ थीम है, मतलब एक पार्ट आपका अलग है। समझ में आया, मतलब 1 पार्ट आपका अलग है, आपको बचे हुए 4 पार्ट, एक पार्ट को अलग करना है और बचे हुए जो 4 पार्ट्स हैं उनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो अपने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से ही चलेंगे, पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे, पेयर ढूंढेंगे, किसका पेयर मिलेगा। एक ही बात करें, यू वर द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स, आप उनके यूनिवर्स का सेंटर थे, मतलब उनकी दुनिया का केंद्र बिंदु थे। कोई हिंट नहीं मिला पेयर का। मेमोरी ऑफ द गोल्डन ईयर्स, गोल्डन ईयर्स की जो मेमोरी है, याद है, गोल्डन ईयर्स का मतलब जो स्वर्ण अपने बात के स्वर्ण वर्ष, मतलब जो गोल्डन डेज होते हैं, अपने गोल्डन ईयर्स होते हैं, उसकी जो मेमोरी है। तो मेमोरी यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब या तो आगे सेंटेंस आएगा या ये ऑब्जेक्ट बनकर तीर खाएगा, कुछ ना कुछ होगा, या किसी चीज़ के द्वारा खाया जाएगा, इसको कंज्यूम होगा। आगे बात, इन्फ्लुएंस द चाइल्ड टोटली, इन्फ्लुएंस द चाइल्ड, चाइल्ड को क्या करो, इन्फ्लुएंस करो, प्रेरित करो। तो इन्फ्लुएंस द चाइल्ड है, तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे नाउन नहीं है, एक्शन है, क्योंकि इन्फ्लुएंस द चाइल्ड है ना, डायरेक्ट उसके बाद में चाइल्ड है, तो आपका इन्फ्लुएंस क्या, नाउन भी होता है, एक्शन भी होता है। तो चाइल्ड के ऊपर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, तीर जाएगा, इसका मतलब एक्शन है, चाइल्ड को प्रेरित करना, तो इसका कोई सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये भी अपने ढूंढ लेंगे इसका पार्ट, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग, जो रियल में हार्ट ब्रेकिंग है, दिल तोड़ देने वाला दिल दुखाने वाला दुखद बात है, इज वो क्या, इज द, वो है। अब यहाँ पे बात करें व्हाट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग, पूरा सेंटेंस को एक एलिमेंट बना देगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ये पूरी बात, जो बात हार्ट ब्रेकिंग है वो क्या है, इज द यूज हुआ, द यूज हुआ, इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पे कुछ ना कुछ नाउन आएगा या एडजेक्टिव लेकर नाउन आएगा, मतलब नाउन तो जरूर आएगा, द हुआ मतलब स्पेसिफाई, तो अपने कोई चीज को करते हैं तो नाउन आएगा। तो देखें ई के साथ में अगर देखें, द ऑफ होगा क्या, द ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ऑफ आने के बाद तो दीवार है, द किसके लिए यूज हुआ है, स्पेसिफाई तो करना है ना किसी चीज़ को, तो नाउन आनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ए के बाद में आप, डी के बाद में ई नहीं होगा, जिस भी ऑप्शन में डी के बाद में ई है वो उड़ा दो, कोई भी ऑप्शन है, सॉरी ये डी ऑप्शन रहा, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब द को अपने द यू होगा क्या, द यू नहीं हो सकता, कि यू को द थोड़ी स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि यू तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है, तो द यू नहीं होगा, इसका मतलब डी के बाद में ए भी नहीं होगा, तो डी के बाद में ए किसी में है क्या, डी के बाद में ए नहीं है, वापस आ जाओ। मेमोरी हो सकता है क्या, द मेमोरी, हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही है, द मेमोरी ऑफ गोल्डन ईयर्स, बिल्कुल सही है, तो डी के बाद में आपका बी हो सकता है। एक और बचा है सी, द इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, इन्फ्लुएंस अगर आपका नाउन है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो नाउन है क्या इन्फ्लुएंस यहाँ पे नाउन है क्या, अगर नाउन की तरह लोगे तो इन्फ्लुएंस टाइप का चाइल्ड, और वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि नाउन की तरफ लोगे तो द चाइल्ड क्या अलग से सेटिस्फाई हुआ है, द चाइल्ड क्या आपका अलग से स्पेसिफाई हुआ है, अलग से स्पेसिफाई हुआ है, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस का तीर ही लग रहा है, द चाइल्ड है उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन होगा तो फिर ये कैसे स्पेसिफाई, दो नाउन कैसे सेटिस्फाई होगा, दो नाउन साथ कैसे आ सकती है, एडजेक्टिव फॉर्म में आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इन्फ्लुएंस और द चाइल्ड है वो दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि साथ में होता इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड, इन्फ्लुएंस प्रेरित करने वाला चाइल्ड होता, तो होता आपका, ठीक है। और उसके बाद में आप बोलोगे सर हाँ हो सकता है ना, एक सेकंड सब्जेक्ट क्लोज हो सकता है, तो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज हो तो उसके लिए सेकंड सब्जेक्ट क्लोज के लिए क्या होता है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज उसमें एक और अलग से एक्स्ट्रा सेंटेंस आता है, तो कोई सेंटेंस कहाँ पे है, क्योंकि जो इज है उसको वट इज, इस इज को तो वट ले गया, सब्जेक्ट बन गया इसका, ठीक है। तो सेकंड सब्जेक्ट होगा तो उसका सब्जेक्ट चाइल्ड होगा ना, द चाइल्ड होगा, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट तो वट हो गया, और इस सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट पूरा का पूरा ये एलिमेंट हो गया, वट का जो पूरी बात है वो होगी। और एक और यहाँ पे अगर अपने बात के सेंटेंस यहाँ पे कितने, एक और सेंटेंस यहाँ पे मॉडल है, वहीं पे सेंटेंस होते हैं, तो डिड बी है तो वर है, इसका सब्जेक्ट आपका यू हो गया, इसका मतलब द चाइल्ड को कोई सेंटेंस भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब सेकंड सब्जेक्ट है, क्लोज भी नहीं हो सकता, और एडजेक्टिव वैसे नहीं हो सकता क्योंकि द लगा हुआ है चाइल्ड और इन्फ्लुएंस के बीच में, तो इसका मतलब क्या, इन्फ्लुएंस यहाँ पे ओनली एक्शन ही हो सकता है, तो ये क्या है आपका नाउन नहीं है, क्या है, एक्शन है, तो द इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि द के बाद में एक्शन नहीं आता, नाउन आता है। अगर पढ़ कर देखो द इन्फ्लुएंस तो आपको सही जा रहा है, लेकिन यहाँ देखो आप बोलने में सही जा रहा है द इन्फ्लुएंस, कि सर द इन्फ्लुएंस होता है, बहुत जगह देखा है, तो वो बहुत जगह देखा है, वो नाउन की तरह आया था, इसलिए वहाँ पे द लगा था। यहाँ पे आप चेक करो ना, इन्फ्लुएंस की वर्किंग इन्फ्लुएंस की वर्किंग नाउन है या एक्शन है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है एक्शन है, तो फिर एक्शन के आगे द कैसे लगा दोगे आप, नाउन होता तो द लगाना चाहिए था ना, इसलिए
ये होता है दिक्कत क्या कि रीडिंग बहुत अच्छी है सर फिर भी गलत हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं तो उससे हमें सूट हो जाता है कि वो सही लग रहा है। द इन्फ्लुएंस पढ़ते ही आपको क्या होगा, सूट करेगा, बिल्कुल सही लगेगा कि हाँ बिल्कुल एक्यूरेट है, द इन्फ्लुएंस पढ़ते ही सही लगेगा। लेकिन रियल वर्किंग की फॉर्म में देखो तो वो इन्फ्लुएंस वहाँ पे एक्शन है ना कि नाउन है। और आप जिस तरीके से द को सेटिस्फाई कर रहे हो इन्फ्लुएंस के साथ तो नाउन की तरह कर रहे हो, तो वो वर्किंग तो यहाँ है ही नहीं, है ही वो एक्शन, तो एक्शन के साथ तो आपका होगा ही नहीं द आपका। समझ में आया? इसका मतलब डी के बाद में आपका सी भी नहीं होगा, तो डी के बाद में आपका क्या होगा, बी ही होगा। नन ऑफ दीज यहाँ पे है नहीं, तो ई ऑप्शन अपना डायरेक्ट टिक हो जाएगा। डी भी आपका क्या है, एक ही ऑप्शन में है, कौन से, ई ऑप्शन में, तो ई ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे, डायरेक्ट टिक हो गया। हो गया क्लियर, समझ में आया? अगर नन ऑफ दीज होता तो आप इसको पढ़कर देख लो, डी बी ई ए को, तो पढ़कर देखें। व्हाट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग, जो दिल तोड़ने वाली बात है वो क्या है, इज द, वो क्या है, इज द मेमोरी ऑफ गोल्डन ईयर्स, मतलब उन स्वर्ण जो आपका समय था, मतलब ईयर थे, वर्ष थे, स्वर्ण मतलब जो अच्छे वाले अपने ईयर्स थे उनकी याद है, ठीक है, ऑफ द अर्ली यूथ, गोल्डन ईयर्स किसके, अर्ली यूथ, जो स्टार्टिंग की जो यूथ जवानी है, ऑफ योर चिल्ड्रन आपके बच्चों की, वैन यू वर द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स, जब आप उनकी दुनिया के सेंटर थे। अगर जो रियल में हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाली बात है, दुख देने वाली बात, वो क्या है, वो क्या उन दिनों की यादें हैं जब आप ही सब कुछ हुआ करते थे अपने बच्चों के लिए, वो चीज़ वो बता रहा है, मतलब वो चीज़ याद आ रही है, तो उस चीज़ की क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, मतलब वो दिन वापस आ जाए, इस तरीके से उनको याद किया जा रहा है। समझ में आई चीज़? तो ये बात इसने बोली है, तो ई यहाँ पे आपका क्लिक हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो स्टार्ट करें अपने यहाँ डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन बोला, इन द गिवन क्वेश्चन, जो दिया गया क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इन ब्रैकेट्स, मतलब एक सेंटेंस का पार्ट दिया गया है ब्रैकेट्स में। बिलो द सेंटेंस, सेंटेंस के नीचे अल्टरनेटिव्स टू द ब्रैकेटेड पार्ट आर गिवन एज ए बी सी डी एंड ई, मतलब अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जो ब्रैकेट में जो पार्ट है उसके अल्टरनेटिव दिए गए ए बी सी डी ई, विच मे हेल्प इम्प्रूव द सेंटेंस, जो क्या कर सकते हैं, मे हेल्प इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प में एक सेंटेंस है कि सर दो V1 साथ साथ कैसे आ गए, देखो दो V1 साथ साथ नहीं आ सकते, ऐसे ही बोलते हैं ना कि दो V1 दो एक्शन साथ में नहीं आते, देखो यहाँ पे आ गए। अपने को रूल्स में क्या बोला जाता है कि दो एक्शन साथ में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आगे, अब क्या करें, तो स्टूडेंट जिनके रूल्स याद है वो क्या करेंगे, इसको गलत करके आएंगे। मतलब ये तो यहाँ पे चलो डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो इसको गलत करके आएंगे, दो V1 साथ में आ गए, दो एक्शन साथ में आ गए, तो ये गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, हेल्प मैक सेंटेंस है, तो ये एडवांस इंग्लिश है। ये चीज़ें आप लोगों को आती हैं, जिन्होंने रूल रटे हैं उनको ये चीज़ें नहीं आती, इसलिए अपना सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए इंग्लिश में रह जाते हैं अपने। तो क्या होगा, ये हेल्प मैक सेंटेंस है। आगे बात करें, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, आपको क्या करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं अपने डायरेक्ट अब। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करें, तो यहाँ पे अपने देखें तो क्वेश्चन जो आपका 5th है उसके अंदर ये बोल्ड पार्ट हाईलाइटेड फॉर्म में दिया गया है, और उसके अल्टरनेटिव ए बी सी डी ई, डायरेक्ट अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा, वो आपको चूज करना है। तो सबसे पहले अपने बात पढ़ लेते हैं, बोल क्या रहा है तभी पता लगेगा। दो का मतलब हालांकि कॉन्ट्रेरी का फॉर्म, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी को बताता है। दो ही वॉज मोर फास्टर, यहाँ कंपैरिजन से ही पता लगेगा अपने को, यहाँ पे अपने कंपैरिजन करेंगे तभी पता लगेगा। बिल्कुल शानदार वाली टेक्निक है इस पैटर्न की, तो बहुत अच्छे वाली टेक्निक है, क्या, कंपैरिजन टेक्निक। कंपैरिजन कर दो, आपस में लड़ा दो ऑप्शंस को, जो जीतेगा वो अपने आप सामने आ जाएगा, वो अपने आप जीत जाएगा, जो स्ट्रोंग होगा वो अपने आप जीत जाएगा। दो ही वॉज, वो था, ठीक है। मोर फास्टर, जहाँ पे डिफरेंस होगा वहीं पे चेक करेंगे। देन किसके कंपैरिजन में, हिज ओपोनेंट ऑन द फील्ड, अपने ओपोनेंट के कंपैरिजन में वो ज़्यादा क्या था, फील्ड पे ज़्यादा क्या था, फास्टर था, ज़्यादा फास्टर था, मतलब ज़्यादा तेज़ था। एक बार अपने आगे की बात बाद में करेंगे, एक बार अपने चेक कर लेते हैं, जहाँ पे अपने डिफरेंसेस आएंगे वहीं पे अपने चेक करेंगे। दो ही वॉज मोर फास्टर देन हिज ओपोनेंट ऑन द फील्ड। अब यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन दिया है, तो सेम का सेम ऑप्शन दे दिया, जो ऊपर वाला है वो सेम का सेम यहाँ पे दे दिया, क्योंकि एक ही ऑप्शन चूज करना, मतलब नो करेक्शन भी लिख सकते थे यहाँ पे, और उसने ये ऑप्शन ही डायरेक्ट दे दिया। हालांकि वो क्या था, ज़्यादा फास्टर था अपने ओपोनेंट, जो ओपोनेंट का विरोधी, जो जिसके साथ वो कॉम्पिटिशन कर रहा है उससे फील्ड पे, ठीक है। हालांकि आगे पढ़े नेक्स्ट वाले में, कंपेयर एज ही वॉज मोर फास्टर देन हिज ओपोनेंट ऑन द फील्ड।
क्योंकि वो ज़्यादा फास्टर था। अब यहाँ पे देखें तो एक तो रीज़न बता रहा है, एक कॉन्ट्रेरी को बता रहा है, एक तो अपोजिट को, विरोधाभास को बता रहा है, अपोजिट को बता रहा है, एक रीज़न को बता रहा है। तो आगे की बात पढ़ते हैं। हिज चांसेस ऑफ विनिंग, उसके जीतने के चांसेस थे, रेस को जीतने के, दौड़ को जीतने के, वो लो, वो क्या थे, कम थे। एज, क्योंकि ही लैक द किलर इंस्टिंक्ट, उसकी लैक, उसमें कमी थी किसकी, किलर एक्सटिंक्ट। किलर का मतलब जो किलर होता है मारने वाला, इंस्टिंक्ट का मतलब रवैया, उसकी प्रवृत्ति, स्वभाव। तो किलर एक्सटिंक्ट का मतलब एकदम से तगड़े वाली प्रवृत्ति होती है। किलर मारने वाले का एकदम तगड़े वाला निशाना होता है ना, इसका मतलब उसकी डिटर्मिनेशन बोल सकते हो, दृढ़ निश्चय को ये बताता है। मतलब उसमें दृढ़ निश्चय की क्या थी, डेडिकेशन की क्या थी, उसमें कमी थी। अब सर यहाँ पे एज आया तो यहाँ पे भी एज आएगा, क्योंकि एज के साथ एज ही आएगा। सर मुझे आ नहीं रहा था, मैंने एक तगड़े वाली शॉर्ट ट्रिक खेली खुद से, एक तगड़ी वाली शॉर्ट ट्रिक कि यहाँ पे एज था इसलिए मैंने यहाँ पे भी एज कर दिया। तो इसका मतलब आप महान हो, ठीक है। तो आप प्लीज़, अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आप ये प्लीज़ क्या करना, किसी और को अपनी ट्रिक प्लीज़ मत बताना, ठीक है। समझ में आई चीज़, आप अपनी ट्रिक अपने पास ही रखो, क्योंकि किसी और को बता दिया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे फालतू में, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ट्रिक मत बता देना आप, मीनिंग लो, ऐसे होगा यहाँ पे। अब यहाँ मैं दो और एज की बात करूँ, पहले मैं बोलूँ दो जो यूज हुआ या एज यूज हुआ, वो इस बात के साथ, वो अपने जो ओपोनेंट था, जो उसके साथ कंपटीशन में दौड़ रहा था, उससे वो क्या था, फास्टर था। और आगे जो बात बोली है, उसके चांसेस जीतने क्या थे, कम थे। तो मुझे एक बात बताओ, जब बंदा तेज दौड़ेगा, किसी से ज़्यादा तेज दौड़ेगा, तो उसके रेस जीतने के चांसेस कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये बात बता दो। कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे ना, और ये बोल रहा है कम होंगे। फास्टर होने के बावजूद उसके चांसेस कम है, मतलब बिल्कुल अपोजिट। मतलब फास्टर है तो उसके चांसेस ज़्यादा होने चाहिए, उसका उल्टा है, अपोजिट है, विरोधाभास है। इसका मतलब दो आएगा, एज नहीं है। क्योंकि वो ज़्यादा तेज दौड़ता था इसलिए वो उसके हारने के चांसेस थे। क्योंकि वो दूसरे से ज़्यादा तेज दौड़ता था इसलिए उसके जीतने के चांसेस कम थे। तो क्योंकि वो ज़्यादा तेज दौड़ता था इसलिए चांसेस ज़्यादा थे, कम नहीं थे। समझ में, इसका मतलब एज तो नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन तो अपना गया, ए वाला अपना ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपैरिजन करते हैं। दो ही वॉज मोर फास्टर फ्रॉम हिज ओपोनेंट ऑन द, फ्रॉम। अब यहाँ पे अपने बात करें, मोर फास्टर, ज़्यादा फास्टर, कंपैरिजन है, फ्रॉम का मतलब यहाँ से मतलब, अब अपने देखो हिंदी के साथ इसने कनेक्ट कर दिया। हिंदी पढ़ने में यहाँ पे आपको सही लगेगा कि अपने जो ओपोनेंट था, उसका विरोधी था, उससे ज़्यादा तेज था, उससे ज़्यादा। लेकिन रियल में इंग्लिश में वर्किंग देखें तो देन कंपैरिजन को बताता है, मतलब उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ना कि उससे ज़्यादा। हिंदी में उससे बोलते हैं, और फ्रॉम आपका बताता है इंग्लिश में, वो क्या होता है, डिपार्चर को बताता है, दूर होने को। मतलब वो तेज था उससे दूर होने पे तेज था, या उसके साथ कंपैरिजन में तेज था। तो उसके साथ कंपैरिजन होगा ना, तो कंपैरिजन के लिए क्या आता है आपका, THAN, देन आता है, फ्रॉम नहीं आता, फ्रॉम डिपार्चर के लिए आता है। अगर हिंदी में आप बोलो कि सर मुझे मीनिंग लेने आते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करना आता है इंग्लिश को, इसलिए मैं कर लेता हूँ इजीली, तो कर लो फिर हिंदी में कन्वर्ट। हिंदी में कन्वर्ट करने से इंग्लिश नहीं होगी, क्योंकि दो लैंग्वेज को आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी वर्किंग अलग अलग होती है, और इंग्लिश पूरी आपकी सेंस पे चलती है। समझ में आ रही है चीज़। तो यहाँ पे अपने बात करें तो वर्किंग से देखोगे तो ये गलत जाएगा, हिंदी में मीनिंग लेकर देखोगे तो सही जाएगा, और हिंदी में मीनिंग के चक्कर में आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन अपना गलत कर लोगे। तो आपको रियल वर्किंग पिक्चर बननी चाहिए कि बात बोल क्या रहे, फ्रॉम की वर्किंग क्या है और देन की वर्किंग क्या है। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन के लिए देन यूज होगा, इसका मतलब सी भी अपना गलत हो गया। अभी भी आपका ए ऑप्शन बचा हुआ है, बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लीड कर रहा है। दो ही वॉज फास्टर देन हिज ओपोनेंट ऑन द फील्ड, क्योंकि वो फास्टर था। अब दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ मोर फास्टर है और यहाँ पे फास्टर है। तो एक बात बताओ, मोर लगाने की जरूरत है क्या? फास्ट का फास्टर होता है डायरेक्ट, मोर फास्ट कोई फास्टर बताता है, फास्टर ऑलरेडी कंपैरिजन को बता रहा है, तो आप मोर एक्स्ट्रा कंपैरिजन क्यों लगा रहे हो? समझ में आया चीज़? मोर बेनिफिशियल, कोई चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है तब आप मोर लगाओगे। जब फास्टर ऑलरेडी आपका कंपैरिजन बता ही रहा है तो मोर लगाने की जरूरत है क्या? इसका मतलब ए सही नहीं है आपका, डी ज़्यादा सही है। क्लियर हुआ कैसे? कंपैरिजन से पता लगा ना, पहले अपने उसको सही लेकर चल रहे थे, लेकिन कंपैरिजन से पता लगा कि ज़्यादा सही क्या है आपका, डी है, क्योंकि फास्टर ऑलरेडी कंपैरिजन को बता ही देता है, तो दोबारा से कंपैरिजन बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बताओगे जब वो बता रहा है? आगे बढ़े। दो ही वॉज फास्टेस्ट अमंग हिज ओपोनेंट ऑन द फील्ड, ये भी सही है। सर अब बताओ,
फास्टेस्ट ज़्यादा सही होगा या फास्टेस्ट, जब विनिंग की बातें करें अपने जीतने की तो फास्टेस्ट ज़्यादा सही है ना। फास्टर तो एक के कंपैरिजन में होता है, किसी के कंपैरिजन में, ठीक है। दो बंदों के बाद बीच में बात करें या दो ग्रुप के बीच में बात करें तो कंपैरिजन। फास्टेस्ट तो सबसे ज़्यादा बोल अमंग बोल रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, अमंग कितनों के लिए आता है? मोर देन 2 के लिए आता है ना। तो ओपोनेंट होगा या ओपोनेंट्स होंगे? बताओ जल्दी बताओ, ओपोनेंट होगा या ओपोनेंट्स? तो यहाँ पे जो बात हो रही है एक ही ओपोनेंट की बात हो रही है, मतलब एक ही व्यक्ति उसके साथ दौड़ रहा है, एक ही विरोधी, एक ही जो विरोधी है, एक ही कॉम्पिटिटर की बात हो रही है, ना कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स की बात हो रही है। तो ओपोनेंट्स नहीं है, ओनली ओपोनेंट है, मतलब वन ओपोनेंट है उसका। इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन होगा दोनों में, सुपरलेटिव नहीं होगा। सुपरलेटिव तो बहुत सारों में से एक को चूज करते हैं, तो बहुत सारे जो उसके विरोधी हैं उनमें से वो क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? उन सबसे फास्ट है, तब आपका फास्टेस्ट चला जाता सबसे फास्ट। लेकिन यहाँ तो ओपोनेंट क्या है? एक ही ओपोनेंट है, तो दो में तो कंपैरिजन होता है, तो फास्टर ज़्यादा सी है। इसका ई ऑप्शन भी गया, तो ऑप्शन क्लिक हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन। समझ में आया? तो ऑप्शन आपका जो क्लिक होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। दो यहाँ पे सही है, क्योंकि कॉन्ट्रेरी बता रहे कि मतलब तेज दौड़ता है फिर भी चांसेस जीतने के कम है। क्लियर हुआ आप लोगों के? समझ में आया? इस तरीके से आपका क्या करता है? वर्किंग आपको करनी होती है। तो वर्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्या करने के लिए? एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, पैटर्न्स वगैरह को हैंडल करने के लिए। क्लियर हो आप लोगों के? अब जो आपके मार्क्स बनते हैं, जितने भी मार्क्स आपके आते हैं, विद ऑनेस्टी, समझ में? बेईमानी नहीं करनी, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बताने। ठीक है? क्लियर है ये बात? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मगरमच्छ जल का सबसे प्रबल जीव माना जाता है, तो क्या केवल इसी कारण से मछलियां स्वयं आकर उसका भोजन बन जाती हैं? वहीं दूसरी ओर सिंह वन का राजा कहलाता है, तो क्या केवल इस कारण से हिरण स्वयं उसकी मांद में आकर कहता है कि आओ हमारा आखेट कर लो? नहीं, क्योंकि आप कितने भी बलशाली क्यों ना हो, परंतु केवल इच्छा करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्य सिद्ध होता है परिश्रम और प्रयास करने से। स्मरण रहे, यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो परिश्रम और प्रयास करना होगा, और यदि श्रेष्ठ बने रहना चाहते हैं तो भी निरंतर परिश्रम और प्रयास करते रहना होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।